शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपराओं के अंतर्गत जो तथ्य थे, जो इम्पोर्टेंट बिंदुओं थे, जो उसकी अवधारणाएं थी, हम लोगों ने वहाँ पे समझ लिया है। आज मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के संबंध में जो प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उससे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड है और यदि आवाज़ वगैरह आप लोगों के पास स्पष्ट सुनाई नहीं दोगी तो आप सभी लोग मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ और ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा 39 से लेकर, तो उसके ऊपर 39 एमिल दुर्खिम के संबंध में था और इसका टॉपिक और इसके क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों से सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, मैक्स वेबर किस देश का समाजशास्त्री विद्वान था? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। और यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दे रहे हैं जर्मन, है ना, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका करेक्ट जवाब है पहला ऑप्शन। मैक्स वेबर किस देश के निवासी हैं या समाजशास्त्र विद्वान के रूप में जाना जाता है? तो वो जर्मन के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान पूछा गया सवाल है, जरा एक बार बताइए। प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्न मैक्स वेबर। जी, यदि आपने यहाँ पे प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर का नाम आप सभी लोगों ने प्रत्यक्षवाद के आधार पे मैक्स वेबर का चुनाव किया है तो सही जवाब दिया है, क्योंकि मैक्स वेबर समाजशास्त्र के एक ऐसे प्रत्यक्षवादी विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन विधि को अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण से प्रभावित किया है। समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरप्रिटेटिव को कहा जाता है निर्वचनात्मक और अंडरस्टैंडिंग को कहा जाता है, एक प्रकार से अगर हम बात करें तो समझ या बोध। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मैक्स वेबर, अगेन आपका पहला सही हो जाएगा 41 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की है? व्याख्या निर्वाचनात्मक या सभी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। बिल्कुल, यहाँ करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी अभी आप लोगों से व्याख्या भी किया है, इसके बारे में बताया भी है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का बेसिकली निर्वचनात्मक यानी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंड या बोध कराता है, जिसके कारण सामाजिक क्रिया और उसकी गतिविधियों और परिणामों के कारण सहित व्याख्या संभव हो पाती है, और वह बेसिकली निर्वचनात्मक व्याख्या या समझ कहलाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सर, आदर्श प्रारूप है उसमें तो विश्लेषण करते हैं ना? देखिए, ये विश्लेषणात्मक अलग कंडीशंस है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आदर्श प्रारूप की बात की है तो यहाँ पे समाजशास्त्र की व्याख्या। यहाँ तो पॉइंट ऑफ व्यू टोटली अगर मैं बात करता हूँ तो समाजशास्त्र की व्याख्या कहा किस रूप में होती है, तो वो रूप आदर्श विश्लेषणात्मक या आदर्श प्रारूप में नहीं होता है। ठीक है, समाजशास्त्र की व्याख्या जब भी होती है वो सामाजिक क्रिया के आधार पे होती है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बेसिकली सामाजिक सोशल एक्शन पर ही डिपेंड है, सोशोलॉजी में, है ना। तो जब समाजशास्त्र की व्याख्या आप करेंगे तो वहाँ पे निर्वचनात्मक ही चीज़ों को शामिल करेंगे। समाजशास्त्रीय विश्लेषण को प्रभावित करने के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द रिलेट होता है, और प्रत्यक्षवादी विद्वान होने के नाते ये अध्ययन विधि को अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं। ठीक है, समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन जाने वाला है केवल और केवल बी होगा, ना कि विश्लेषणात्मक होगा। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न करने वाला केवल शब्द है विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक शब्द, है ना, क्योंकि उनका पार्ट ही तो सामाजिक क्रिया है। अगर किसी सिद्धांत पर बात करते हैं तो सामाजिक क्रिया पर बात करते हैं, और सामाजिक क्रिया है किस पर? तो वह क्रिया बेसिकली निर्वचनात्मक है। निर्वचनात्मक का मतलब इंटरप्रिटेटिव होता है, जहाँ बेसिकली अंतःकरण शब्दें रिलेट होती हैं, जहाँ बेसिकली गतिविधियाँ और परिणामों की कारण सहित व्याख्या होती है।
कारण सहित व्याख्या होती है वही कहलाता है निर्वचनात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया था? सामाजिक क्रिया का अध्ययन वेबर ने किस रूप में किया था? ठीक है। सारे क्रिया से अलग, शारीरिक क्रिया के साथ, या क्रिया के साथ? सर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में यदि आपने ए का जवाब दिया है कि सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग के रूप में दर्शाया है, तो आप यहाँ पे सही कह रहे हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन पर विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है ना। सामाजिक क्रियाएं समाजशास्त्र का एक केंद्रीय अध्ययन विषय है। ठीक है, एक केंद्रीय अध्ययन विषय है। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए कहा कि सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग बताया। उन्होंने बेसिकली अलग कहा कि एक प्रकार से हम अलग कंडीशन को दर्शा सकते हैं, है ना। उनका मानना यही था कि कोई भी शारीरिक क्रिया सामाजिक क्रिया का रूप नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच संबंध पाया जाता है, इसलिए। और यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया है? वेबर ने, अब देखिए सर सी अगर आप कह रहे थे ये देखो विधि, अब इस सवाल में आप जवाब मुझे दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी, आदर्श विधि, है ना। ये आपका सवाल सही जाएगा आदर्श विधि में। अब समाजशास्त्र की व्याख्या आप कर रहे हो तो व्याख्या विश्लेषणात्मक अध्ययन पर नहीं रह सकते हो। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैक्स वेबर ने अपनी अध्ययन विधि में आदर्श विधि की अवधारणा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है। ठीक है, आदर्श प्रारूप है, समाजशास्त्र की व्याख्या नहीं है। बात को समझिए, आदर्श प्रारूप का विश्लेषणात्मक अवधारणा है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में सामान और असामान्य प्रवृत्तियों की पहचान कर लेता है। तो इनका कहना ये था कि आदर्श विधि ना तो सांख्यिकी रूप में एक औसतन इकाई है और ना ही यह एक हाइपोथेसिस है, यानी परिकल्पना। तो अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया है वेबर ने? आदर्श विधि के रूप में किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। वेबर ने आदर्श विधि को किस तरह की अवधारणा बताया है? सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक। मानसिक। बिल्कुल, ये आदर्श विधि एक मानसिक अवधारणा है जिसमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अंडरस्टैंड जो संबंध होते हैं, जो बोधगम्य संबंध होते हैं, उसको संगठित करने के लिए या समझने की जो कोशिश की जाती है वो मानसिक प्रक्रिया से रिलेट होती है। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आदर्श प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया जा सकता है? कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। बिल्कुल, 3 स्तर के नाम बता सकते हैं क्या? आदर्श प्रारूप के 3 स्तर कौन कौन से हैं? याद रखिए, मैंने 2 बार बता चुका हूँ इसके बारे में। ऐतिहासिक। सर एक तो ऐतिहासिक उस पे है जी, एक ऐतिहासिक के रूप में महत्वपूर्ण घटना को लिया गया है। एक आदर्श प्रारूप के ऐतिहासिक तथ्य को लिया गया है। एक आदर्श प्रारूप में विवेकपूर्ण और तर्क तार्किक। कराया है। 3 ही होते हैं, तीनों को नाम आप याद रखेंगे और सही जवाब आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, आदर्श प्रारूप का ऐतिहासिक तथ्य, देखिए यहाँ पर एक स्तर आ गया है। ऐतिहासिक तथ्य किस रूप में देखा जाता है? आधिकारी तंत्र में, सामंतवाद में, आधुनिक पूंजीवाद में, या ये सभी में? देखिए यहाँ सवाल है तथ्य को, तो तथ्य अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे डी का जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बताइएगा 47 में। ठीक है, तो आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक तथ्य के अमूर्त तथ्यों का विश्लेषण करते हुए मैक्स वेबर ने कहा कि अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत आधिकारिक तंत्र शब्द भी शामिल है, सामंतवाद शब्द भी शामिल है और आधुनिक पूंजीवाद भी शामिल है।
ये तीनों शब्द इन्वॉल्व होते हैं ऐतिहासिक तथ्य के अंतर्गत, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण एवं तर्क संगत तरीके में क्या क्या शब्दें शामिल होती हैं, तो आप बता सकते हो कि व्यवहार द्वारा किया गया, मतलब एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है ये स्तर, जहाँ वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का नैतिक मूल्य को जोड़ता है। जो नैतिक मूल्य को जोड़ेगा वो तर्क संगत और विवेकपूर्ण जैसी क्रियाओं को रिलेट कराएगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ ना ही आदर्श क्रिया के रूप में हम उसे देख नहीं सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को आदर्श के रूप में नहीं देखेंगे तो नैतिक मूल्यों को हम वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। वहाँ हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने विवेक का और अपने तर्क संगत या रेशनल शब्द, या आप ये कह लीजिए कि रीजनिंग शब्द को यूज़ करते हैं, अपने तार्किक ज्ञान को यूज़ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन बन जाता है। परंतु नैतिक मूल्यों को जोड़ा जाता है। यदि ना जोड़ा जाए वहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि वहाँ आदर्श भी शामिल नहीं होगा। जब आदर्श भी शामिल नहीं होगा तो आपने शामिल कर दिया विवेकपूर्ण और तर्कसंगत तरीका, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक था ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर, वहाँ देखिए पूंजीवाद शामिल वहाँ पर है, लेकिन आधुनिक पूंजीवाद शामिल नहीं है, केवल पूंजीवाद शामिल है। तो आधुनिक पूंजीवाद बेसिकली एक प्रकार से चित्रित करता है। तो चित्रित करने वाली प्रक्रिया में बेसिकली क्या होता है, तथ्य इन्वॉल्व हो जाता है, जो आज के समय में चल रहा है। आज के समय में चल रहा है बेसिकली, पहले सर्वहारा वर्ग था, पूंजीपति या पूंजीवाद था, तो उसमें आलोचना में मैक्स वेबर का नाम आता है। तो आलोचना के आधार पे आप घटनाओं को शामिल कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर याद रखना होगा आपको कि ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में अगर देखा गया है तो अधिकारी तंत्र, सामंतवाद और आधुनिक पूंजीवाद भी। किस क्रिया के द्वारा साधन तथा लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है। देखिए तार्किक क्रिया यहाँ पे शामिल होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि विवेक किया गया 48 में। जब विवेकपूर्ण हुआ तो इसका मतलब तर्क संगत पर आधारित हो गया, और ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एक जहाज के कैप्टन को डूबते जहाज से निकाल भागना इस क्रिया के अंतर्गत शब्द को रिलेट कराता है। सर मूल्यों पर आधारित क्रिया। नहीं सर, स्वेगात। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सर मूल्यों पर आधारित क्रिया। हाँ, मूल्य पर आधारित क्रिया वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन पर आधारित होता है। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत के संबंध में पूंजीवाद को लेकर मैक्स वेबर महोदय ने एक विचार रखा था। तो सामाजिक क्रिया का ऐतिहासिक संदर्भ में इन्होंने अध्ययन किया तो 4 सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया था, जिसमें एक रेशनल एक्शन था जिसको हम लोग तार्किक क्रिया कह रहे थे, जिसमें एक मूल्य पर क्रियाएं थी, है ना, जहां बेसिकली व्यक्ति अपने व्यवहार को अपने मूल्यों की कसौटी पर खरा उतारता है। उस कंडीशन में यहाँ पर ये सवाल बनता है, तो इस प्रश्न का जवाब 49 का विकल्प जो बी है यह आपका सत्य माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक संवेगात्मक क्रियाएं थी जहां इमोशनल एक्शन था। मनुष्य की संवेगात्मक क्रिया उन क्रियाओं को बोध कराती है जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होती है, ठीक है। और एक परंपरागत क्रिया होती है जो ट्रेडिशनल एक्शन होता है, वो क्रियाएं जो सामाजिक क्रिया तथा परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान बताती है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार जो है परंपरा से जुड़ जाते हैं, है ना। उन क्रियाओं में परंपरा क्रियाएं बेसिकली शामिल हो जाती हैं। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक संयुक्त परिवार में धार्मिक कार्यों के पालन से जुड़ा होने का कारण क्या हो सकता है। अब देखिए एक संयुक्त सदस्य कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़े होने के कारण हो सकता है। सर परंपरागत क्रिया। हाँ, ठीक उसी प्रकार सामाजिक कुछ सामाजिक परंपरा होती हैं जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करता है। तो यहाँ सत्य जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला सही माना जाएगा। सी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है। 51 सामाजिक क्रिया सर आदर्श किस रूप में, आदर्श रूप में सर। आदर्श रूप में कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं
कि मैक्स वेबर महोदय ने आधुनिक समाज में बेसिकली सामाजिक क्रियाएं होती हैं और उन सभी सामाजिक क्रियाओं को तार्किक सामाजिक क्रिया से जोड़कर देखा है ना? किससे? तार्किक सामाजिक क्रिया से जोड़कर देखा है। या आवश्यक नहीं है कि आधुनिक समाज में जिन सामाजिक क्रियाओं को हम देखते हैं वे सभी तार्किक क्रियाएं के अंतर्गत आती हों, बल्कि वो आधुनिक समाज में मूल्यों पर भी, आधुनिक क्रियाएं संवेग पर भी आधारित हो सकती हैं, है ना? तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर ये है कि सामाजिक क्रिया किस रूप में देखा जा सकता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं आदर्श के रूप में हम देख सकते हैं, और ये प्रश्न का जवाब यही आपका सत्य माना जाएगा इसके आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि वेबर ने समाजशास्त्र सिद्धांत से संबंधित चारों क्रियाओं का सम्मिलित एक रूप कहाँ देखने को मिलता है? जैसे चार जो क्रियाएं थी, जैसे मैंने चार क्रियाएं, तार्किक, मूल्य, संवेगात्मक, परंपरा। सर आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज में कह रहे हैं आप, देखने को मिला। परंतु मैं इस सवाल का जवाब इस तरीके से बताना चाहूँगा कि आधुनिक जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उन सभी सामाजिक क्रिया, मतलब ये चारों, उन सभी सामाजिक क्रियाओं को तार्किक सामाजिक क्रिया से जोड़कर देखा जाता है। अभी अभी बताया मैंने। और आपने यदि आपने यहाँ पे आधुनिक समाज में जिन सामाजिक क्रियाओं को हमने देखा है तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत, बल्कि आधुनिक समाज के मूल्यों पर, तो वहाँ सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आपने सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? किस पर बल दिया है बताइए। सर कार्य कारण पर। समझना है तो बिल्कुल, यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है कार्य कारण संबंधों पर, तो सही जवाब है आपका ये। समाजशास्त्रीय अध्ययन के सिद्धांत में एक शब्द आएगा आपको अभी, पद्धति शास्त्र को लेकर, बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका उसमें है, जहाँ बेसिकली प्रकृति विज्ञान और समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना और सामाजिक क्रिया के आधार पर उन्होंने भेद बताया था। उन्हीं के आधार पे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर अधिक बल देना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कार्य और कारण पर, कार्य और कारण पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, डैश चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रियाओं को समझाने में की जाती है, बताइए। वेबर। समझाने में की जाती है। सर वेबर। वेबर सर। ओके, मैक्स वेबर सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। या किस समाजशास्त्र ने कहा कि समाजशास्त्र में अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, न कि वैज्ञानिक होनी चाहिए? आसान सा सवाल है। वेबर ने घटनाओं की वस्तुपरकता पर बल दिया है, वस्तुनिष्ठता पर बल दिया है, और मूल्यांकनात्मक निर्णय से दूर रहने की बात भी कही है, क्योंकि मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन को रिलेट कराता है, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन का पार्ट नहीं बनता है। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका बेसिकली नहीं अध्ययन होना चाहिए। अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या होनी चाहिए। मूल्यांकन जो कंडीशंस है उस परिस्थिति में, पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, जहां मैं आप लोगों को बताऊं कि वैज्ञानिक अध्ययन पर ना आधारित हो, तो उस कंडीशन पर मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकता का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है पद्धति शास्त्र की विशेषताओं में, या स्टेटमेंट है। जैसे अभी मैं आपसे बता रहा था कि प्राकृतिक विज्ञान की भांति वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या किया, ये उसकी विशेषता है मेथोडोलॉजी का। वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर बल दिया है, क्योंकि इस विधि के द्वारा समाज का समानता और असमानता की ज्ञात होती है। वेबर ने सामाजिक घटनाओं की जब वस्तुनिष्ठता पर बल देता है, तो वहाँ पे मूल्यांकनात्मक निर्णय से
दूर रहने की बात करता है। कहाँ पर? वस्तुनिष्ठता पर। प्रश्न वस्तुनिष्ठता नहीं है, बात को समझिएगा। अब वहाँ जब वस्तुनिष्ठता होती है तो मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक विधि जो होती है वहाँ पर वो क्रियाएं संचालित नहीं होती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु जब समाजशास्त्र में क्या शब्द आ जाता है तो इनका अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका अध्ययन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, जब इसका आप अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बात बन जाती है, अच्छा बुरा सही गलत उचित अनुचित आदि, है ना। तो वह क्रिया बेसिकली मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, ना कि वैज्ञानिक होनी चाहिए। सही जवाब मैक्स वेबर का है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, वेबर ने धर्म में समाजशास्त्र में किसके बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया? बता सकते हैं आप? सर धर्म और समाज। अच्छा जी, यदि आप यहाँ पे धर्म और आर्थिक घटना बताते जी सर। क्वेश्चन नंबर 56 में, तो आपका ये सही जवाब होगा। वेबर ने धर्म समाजशास्त्र में किसके संबंध को दर्शाने का प्रयास किया है? तो विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन करके धर्म और आर्थिक और सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयास किया है। तो सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया था? बताइए, बड़ा आसान सा सवाल है। केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया था? बता सकते हैं 57 का सर पहला यही जवाब। हो बिल्कुल। जाएगा बहुत पद्धति के कारण। आपने एक प्रोटोस्टेट करके एथिक कोई स्टूडेंट मुझसे बस सवाल भी पूछा था, क्या होता है प्रोटोस्टेट करके, ये प्रश्न उसी पर आधारित है। तो विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाला धार्मिक आचार्य पद्धति के कारण हुआ था, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखिए, वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों पर बात किया था, हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशियन एवं ईसाई धर्म का अध्ययन किया था। और इन्होंने विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली धार्मिक आचार्य पद्धति की तुलनात्मक अध्ययन किया था और उनका आर्थिक और सामाजिक संगठनों के संबंध का विश्लेषण किया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58, वेबर की सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण होता है, या किस अन्य विद्वान के मत से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 58, है ना। तो जवाब आपको बताना है, मैक्स वेबर का सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, या किस अन्य विद्वान से मत मिलता है? बताइए, दुर्खिम से, पार्सन से, मार्क्स से? सर मार्क्स। यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा। मैक्स वेबर बेसिकली मार्क्स की भांति ही सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु मार्क्स की भांति ही इन्होंने आर्थिक कारकों की मानव की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक ही नहीं मानते, बल्कि वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचनाओं की निम्नलिखित तरीके से निष्कर्ष दिए थे। तो धार्मिक और आर्थिक घटनाएं बेसिकली परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, है ना, जिनमें किसी एक का निर्णायक मानना उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर देती हैं। तो यहाँ बेसिकली मत अगर किसी का मैच हुआ है तो बेसिकली बी से हुआ है, कार्ल मार्क्स से। क्वेश्चन नंबर 59, वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणाओं का प्रयोग किया था? धार्मिक का, आदर्श का, आर्थिक का या सामाजिक प्रारूप का? बताइए। धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है और आप जवाब भी दे सकते हैं आप यहाँ पे आदर्श प्रारूप, ठीक है। तो वेबर ने सभी धर्मों का उल्लेख ना कर केवल उनके आदर्श प्रारूप का उल्लेख किया, है ना, उल्लेख किया। और इसी प्रकार उन्होंने अपने आर्थिक कारकों के ही आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया था। तो उन्होंने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया था। अतः आप सभी लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो जा रहा है यहाँ पर सी, वो ऑप्शन आपका हो रहा है करेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
सर दुर्खेम। दुर्खेम, सर मार्क्स। कार्ल मार्क्स। सर मार्क्स। क्या बात कर रहे हो, ये मैक्स वेबर होंगे कार्ल मार्क्स होंगे? सर वेबर होंगे सर। इधर सोचे ही नहीं। द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। सन 1916 में ये किताब आई थी। द रिलीजन ऑफ चाइना करके भी 1916 में ही किताब आई थी। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म शब्द था एक, जहाँ भी मैंने एक सवाल को लेकर रिलेट कराया था। 1905 में मैक्स वेबर का ही ये कॉन्सेप्ट है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है सन 1922 में, वो उसकी बात अगर हम लोग करते तब भी वहाँ पे मैक्स वेबर का ही नाम आएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना 1922 में हुई थी। समाजशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक और प्रशासनिक जो चिंतक थे उनका नाम क्या आता है? मैक्स वेबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैक्स वेबर की नहीं है, आपको दर्शाना है। मैक्स वेबर की रचना द सिटी भी है 1922 की, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 की, ये दोनों है। जनरल द हिस्ट्री भी मैक्स वेबर की है, लेकिन रूल एंड सोशियोलॉजिकल मेथड जो है ये दुर्खिम का है। किसका है ये? दुर्खेम दुर्खिम का। सर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे 62 तक, यानी 40 से लेकर हम लोगों ने 62 तक के अभी क्वेश्चंस जो देखे हैं वो मैक्स वेबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब 63 से आगे जितने भी सवाल देखने वाले हैं वो सवाल रिलेट कराएंगे कार्ल मार्क्स का। अब कार्ल मार्क्स का टॉपिक मैंने आप लोगों से कल के क्लासेस में जिक्र किया था, है ना। बताया था कि कार्ल मार्क्स का जो है जन्म बेसिकली 5 मई 1828 जर्मनी के राइन प्रांत में एक ट्रिवीज नगर में हुआ था। ये सारी चीज़ों के बताते समय हम लोगों ने उनके सिद्धांतों पे बात किया था कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत क्या है, ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, वर्ग विहीन समाज क्या है, आदिम समाज क्या है, सामंतवाद क्या है। इसी तरीके से उनकी कुछ पुस्तकों पर भी हम लोगों ने कल की क्लास में बात किया और उसकी पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पर जा चुकी है। तो ज़रा शुरुआत करिए इस सवाल से कि 1867 में यानी 1867 में कार्ल मार्क्स की एक कृति आई थी दास कैपिटल करके, वो प्रथम खंड था। और 1800 मैंने 84 और 85 करके रिलेट करवाया था दूसरे में, और 94 में मैंने रिलेट करवाया था आप लोगों को तीसरी कृति में, थर्ड एडिशन। हाँ। तो अब आपको बताना है कि प्रथम जो खंड था वो हिंदी में था या इंग्लिश में था, जर्मनी में था, फ्रांस में था या अरबी में था? सर जर्मन। बिल्कुल, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 63 का विकल्प का चुनाव ऑप्शन बी का किया है जर्मन, तो आपने सही जवाब दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी भी होगी। आगे बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ने किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री के प्रभाव से श्रम के सिद्धांत को अपनाया था? सर दोनों से। रिकॉर्डो था, ए और बी? ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब जाएगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री के प्रभाव की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो श्रम के मूल्य के सिद्धांत को अपनाने में, ठीक है, श्रम के मूल्य के सिद्धांत को अपनाने में। क्लियर है बात? एक बार स्पष्ट करिए प्लीज। जी सर। है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इनके संबंध में ये नाम हमें देखने को मिलता है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती किस समाजवादी के को कल्पना मूलक समाजवादी कहा गया है? सेंट साइमन है, सर ऑप्शन डी। रॉबर्ट? सर ऑप्शन डी। बिल्कुल। कार्ल मार्क्स से पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि कल्पना मूलक समाजवाद में जो है सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को कल्पनात्मक समाजवाद कहा जाता है। और इनके बारे में मैंने आप लोगों की एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन को भी स्पष्टीकरण किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर वाले सवाल में मैंने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों को रिलेट करा था, तो रिसोर्सेज के आधार पे मैंने जर्मन विद्वान को रुख में रखा था कि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया तो वहाँ पे जर्मन विद्वान बन जाता है। और फ्रेंच समाजशास्त्रियों की बात करते हैं तो सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर इत्यादि जैसे चिंतक हैं वो समाजवाद के प्रतिपादक के रूप में बन जाते हैं।
और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में तत्कालीन पूंजीवाद के आधार पर जब बात करते हैं तो शोषणवादी चरित्र को कार्ल मार्क्स की क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत हो जाती है। उस प्रश्न के आधार पर ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ब्रिटिश में तो ये रिकॉर्डो और एडम स्मिथ का नाम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेंगे हम लोग। सर्वहारा समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद से निम्न में से किसका संबंध पाया जाता है? अब देखिए ये बड़ा आसान सा सवाल है। इनमें संबंध पाया गया है, कौन सा विद्वान रिलेट कराएगा? सर कार्ल मार्क्स। सर कार्ल सेंट मार्क्स। साइमन। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 66 का अगर जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, कार्ल मार्क्स आपका, क्योंकि सर्वहारा समाजवाद तो इन्हीं का है ना। हम इसी से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कार्ल मार्क्स का नाम यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे प्लीज़। जी सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पहले साइमन फेरियर, ओवेन का समाजवाद जो था वैज्ञानिक इसलिए नहीं था, जैसे साइमन का नाम आप देख रहे हैं डी में, और सी का नाम देख रहे हैं आप सी ऑप्शन में चार्ल्स फोरियर का नाम, इनका इसलिए नहीं था क्योंकि वह इतिहास पर आधारित ना होकर ना कल्पना पर आधारित था, इस वजह से नहीं हुआ था ये। ठीक है, और रॉबर्ट ओवेन का नाम भी रिलेट हो जाता है। रॉबर्ट ओवेन बेसिकली ब्रिटिश उद्योगपति हैं, मानव प्रेमी, सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत हैं, तो इनका आरंभिक समाजवाद माना गया है ना, तो इनकी भूमिका यहाँ पे नहीं बनेगी। सवाल यह है कि भौतिक जगत है ना और द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप जो है उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव है, यह कथन किसका है? सर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आप बता रहे हैं? हीगल हो सर। जी हीगल सर। कार्ल मार्क्स। यहाँ पे सही जवाब जो जाने वाला है वो कार्ल मार्क्स का जाएगा। देखिए सवाल है भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, कीवर्ड्स को आप समझिए। अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर, और उसने विभिन्न रूप में उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव पर कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है। भौतिकवाद की मान्यता को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न किया गया है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया है। अतः आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो पहला जा रहा है वो कार्ल मार्क्स से सही जवाब है। द्वंद्वात्मक के अनुसार प्रकृति अस्थिर और गतिशील तथा डैश पाई जाती है। बताइए क्या? स्थिर, सरल, निरंतर या कल्पनाशील? सर निरंतर परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। ऑप्शन बी सर, निरंतर परिवर्तनशील। जी देखिए यहाँ पे मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल पद्धति पर आधारित थी, ये आपको मालूम है। उसी में आपने 3 अंग भी देखा था, वाद, प्रतिवाद, संवाद करके, है ना। इन तीनों अंगों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न तो द्वंद्वात्मक के अनुसार प्रकृति को लेकर बात किया गया है ना। किसको लेकर बात किया गया है? प्रकृति को लेकर बात की गई है ना, द्वंद्वात्मकता के आधार पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार 3 नियम थे। विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम था एक। परिणाम से गुण यानी क्वालिटी की ओर का परिवर्तन को रिप्रेजेंट किया था, है ना। निषेध का निषेध नियम को रिप्रेजेंट किया था। तो वहाँ बेसिकली द्वंद्वात्मक जैसे शब्द शामिल होते हैं। और सही जवाब निरंतर परिवर्तनशील है, ये ना कल्पनाशील, ना ही स्थिर, ना ही सरल। सोशल वर्क में और या सोशोलॉजी में निरंतर परिवर्तन चीज़ें होती हैं और यह ऑप्शन हमेशा सत्य जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 69। मार्क्स के अनुसार समाज में 2 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, बताइए। एक तो ये आपको पता हो चुका है कि अधिसंरचना पाई जाती है, अधिरचना। और एक
अधिसंरचना अधोरचना। और अधोरचना पाई जाती है। अधोरचना को क्या कहेंगे हम लोग? आधार आधार। है ना। तो ये इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब आप क्या देना चाहेंगे? डी ऑप्शन आपका करेक्ट। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का अंग है? मैंने कल आपको अधिसंरचना के बारे में भी पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 70 के आधार पर। सर उत्पादन के साधन। सर उत्पादन के साधन। अच्छा जी, देखिए, एक अधिसंरचना एक होता है, एक आधार होता है, एक अधोसंरचना होता है। मार्क्स के अनुसार समाज के प्रमुख आधार जो है बेसिकली उत्पादन प्रणाली है। आधार में परिवर्तन से अधिसंरचना जैसे समाज, कानून, राजनीति, धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन हो जाता है, वो चीज़ें रिलेट हो जाती हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। तो सही जवाब बेसिकली यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। एक वैधानिक संस्था है, एक वैधानिक संस्था को रिलेट कराएगी। तो मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? वो वैधानिक संरचना है। और वैधानिक संरचना के अंतर्गत आप ऐसे शब्दों को शामिल भी कर सकते हैं, कानून, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जैसे शब्द आते हैं, ये शब्द आपके लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे। 71 मार्क्स के शब्दों में पवन पूंजीवाद। आविष्कार के साथ सामंतवाद आया, भाप के इंजन के आविष्कार से डैश अस्तित्व में आया। 71 सर पूंजीवाद। हाँ, पूंजीवाद। सर साम्यवाद सर। नहीं, पूंजीवाद आएगा, है ना। क्या आएगा? पूंजीवाद आएगा। ये बात आपकी सत्य मानी जाएगी, पूंजीवाद। तो साम्यवाद तो पूंजीवाद के बाद आएगा ना। अरे, मार्क्स के शब्दों में पवन चक्की के आविष्कार के साथ जो है सामंतवाद आया था, ठीक है। और भाप के इंजन के आविष्कार के साथ जो आया था वो पूंजीवाद आया था। क्या आया था? वो पूंजीवाद आया था। तो ऑप्शन जो आपका जाने वाला है यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर पूंजीवाद। बी, पूंजीवाद। ऑप्शन बी। पूंजीवाद समाज भी शोषण और शोषित दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित है। शोषक वर्ग उत्पादन के साधन में आता है, उद्योग पर नियंत्रण था उसका, जबकि शोषित वर्ग श्रमिक उद्योग में श्रम करता है। तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद वर्ग को उद्योग के साथ राज्य जैसी संस्था पर भी नियंत्रण था, जिसका उपयोग श्रमिक वर्ग का दमन करने के लिए करते थे, ठीक है। तो यहाँ आपका सही जवाब जो जाने वाला है वह ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। सभी बी, इसमें सभी है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 कि अधिनायक तंत्र अवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सर्वाहार अधिनायक तंत्र। म्यूट रहिए प्लीज, सभी का म्यूट है, म्यूट रहिए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। सर्वाहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? है सर आप श्रमिक वर्ग को दर्शाएंगे। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ। सर श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग होगा। सर्वाहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, इसलिए आप यहाँ पर कह रहे हो। मार्क्स के शब्दों में अगर हम बात करें, जो लुटेरे होते हैं उसकी लूट लिया जाएगा या लूट लिया जाएगा। इसमें बेसिकली सत्ता का प्रयोग शोषक जो वर्ग है उसमें स्वार्थी पूर्ण के लिए नहीं, बल्कि शोषण की परंपरा को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। इस तरीके के विचार जो है रिप्रेजेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो मार्क्स के अनुसार ही जब संपूर्ण समाज श्रमिक वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तब वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना भी होगी। सही जवाब बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। मार्क्स के मत में अतिरिक्त, केवल अतिरिक्त एक शब्द है, केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है: चर, कार्यरत, सतत या सभी। 73 ना, ऑप्शन ए। सर चर पूंजी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए होगा।
वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल होता है। और मार्क्स का ये जो बेसिकली भूमिका है ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया था और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने सिद्ध किया था कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। तो मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, है ना। यहाँ बेसिकली रिकॉर्डो और स्मिथ जैसे समाजशास्त्री जो हैं वो मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है ना? ये बातें आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 74, किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है? क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है। प्रत्येक क्रांति जो है राजनीतिक और राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। बताइए सर मार्क्स। परिभाषा है ये। 74 में आपने यदि जवाब ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स का दे रहे हैं तो सही जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। 75, अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यह कथन किसका है? बताइए, बड़ा आसान। सर मार्क्स। सर मार्क्स। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सर मार्क्स। कार्ल मार्क्स। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत, देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कार्ल मार्क्स के संबंध में कुछ विचारों को लेकर, तो राज्य और शासन के संबंध में मार्क्स के द्वारा अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इस संबंध में अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी विचारधारा का अध्ययन निम्न क्रमों के द्वारा किया गया। जैसे राज्य की उत्पत्ति के कारण भी हुआ, राज्य और शासन शोषण के यंत्रों के माध्यम से भूमिकाएं बनाई गई। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य के संबंध में मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत में सर्वथा विपरीत है। प्लेटो, अरस्तु और अन्य अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव समाज के साथ जुड़ी हुई है ना। लेकिन मार्क्स राज्य की एक वर्गीय संस्था मानता है और आदिम साम्यवाद अवस्था में समाज के सदस्य के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं होता है या नहीं था। तो ये शब्द था बेसिकली राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत को प्रतिपादन किया है राज्य के संबंध में, कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। निम्न में से बताना है कौन सा मार्क्स के राज्य अवधारणा के अनुरूप नहीं है, मतलब पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में। सर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। देखिए, मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, सही बात। राज्य का लोप हो जाएगा और राज्य शोषण का एक यंत्र। सही जवाब ऑप्शन नंबर सवाल क्या है कि मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, तो नहीं है ना। क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट ऑप्शन में लिख दिया है, बिल्कुल अलग करके लिख दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने बुजुर्गा वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है ना। बता सकते हैं आप? सर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सर ऑरिजिन ऑफ हिंदी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1940। सर 1848 है। ठीक है 1848 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है?
अब देखिए यहाँ पर तो सर डी राज्य का शोषण एक का रहेगा। एक उदाहरण है। ठीक है, जी ऑप्शन सर। ये पहला कट गया था, राज्य सकारात्मक अच्छाई है बुराई है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, शब्दों में ही पता है, ऑप्शन डी होगा। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य का वितरण का सिद्धांत है? प्रत्येक से उसकी योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसकी कार्य अनुसार देना, है ना। इन संबंध में यहाँ देखिए मार्क्स के अनुसार कहा गया है समाजवादी राज्य का विवरण को सिद्धांत को। किसका? समाजवादी राज्य, ठीक है, समाजवादी राज्य को लेकर इसने एक अवधारणा के संदर्भ में बता रहा है। तो यहाँ सही जवाब होगा प्रत्येक को योग्यता अनुसार लेकर प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार देना। इन संदर्भ में शब्द जो है प्रस्तुत होगा। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा तो वो बी ही करेक्ट जवाब होगा। अपनी क्रांति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स ने एक तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती। श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान दूरी देना न्यायोचित नहीं है। सही जवाब बेसिकली यही नहीं दी जा सकती मुझे। सर ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी होगा, बी होगा। सर ये क्या होगा गोथा प्रोग्राम? ये क्या बुक है क्या? एक मिनट, क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम। एक मिनट। कामगारों के उग्र वर्ग और उसमें क्रांति के संख्यक बलिदान के लिए प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है। क्रांति वगैरह थी तो दूसरी किताब में उनकी है। अभी भी मैंने आप लोगों को कल क्लास आप लोगों को बता भी रहा था, तो वहाँ मैंने आप लोगों से रिलेट भी करवाया था कि क्रांति इतिहास का इंजन है। ये स्टेटमेंट बेसिकली कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी? आपको मैंने कल क्लास में बताया भी था ना, ये शब्द कि मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जीतने के लिए उसके पास सारी दुनिया है। तो मार्क्स ने एक बात कह दी थी, क्रांति इतिहास का इंजन है। बात सही है? जी सर, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में। हाँ, अब ये किताब उनकी थी बेसिकली क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, है ना, उनकी किसकी? कार्ल मार्क्स की, है ना, किसकी? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। उस पुस्तक के आधार पे अगर कहा जाए, ठीक है, 1859 की, है ना, इकोनॉमी है ना, नहीं गोथा प्रोग्राम है, गोथा प्रोग्राम है, तो ये 75 की है, ये 1875 की है। और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो 1859 की है ना। और इसमें बेसिकली इसने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के आधार पे बेसिकली दस्तावेज को रिप्रेजेंट किया था फ्रेडरिक एंजल्स और भी जो है कार्ल मार्क्स महोदय ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भिन्न भिन्न होती है श्रमिकों की आवश्यकता और कुशल और अकुशल श्रमिकों के समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है। ऐसी बात इस क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स ने तर्क देने का कारण यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? कथन पूछना, देखो अब थोड़ा सा स्टेटमेंट आ रहा है ना। कथन कौन सा नहीं है? कथन यानी स्टेटमेंट। वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप ये नहीं है। बाकी देखिए राज्य का लोप हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स कहता है। राज्य एक वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज होगा, ये सही है। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, मतलब अपनी कब्र स्वयं खोदता है पूंजीवाद, अपनी कब्र है ये। सही जवाब बेसिकली यहाँ पर कौन सा पूछा गया था? नहीं है कथन, तो ये डी वाला नहीं है, ये बात ध्यान। डी हो जाएगा। मार्क्स और एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स का सुझाव है कि जो है आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि ऑप्शन बताना, क्योंकि ना कोई वर्ग थे ना कोई संघर्ष था, ये था ऑप्शन नंबर ए। मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से तात्पर्य क्या है? एक जाति विहीन समाज। डी केवल डी हो जाएगा। हमारा बी सी होगा। एक समाज जिसके केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग होगा, 84 का सी ऑप्शन सही होगा। आदिम समाज सामुदायिक है,
जबकि उसके बाद आने वाली समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक है। यह विचार किसका है? आसान सवाल है। सर मार्क्स। मार्क्स का ही है। बिल्कुल, बी जवाब सही है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित में से किस कृति में उन्होंने श्रम के प्रति उदासीनता दर्शाई है? इकोनॉमिक एंड फिलोसफी जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ पुस्तक में 1844 वाले में इन्होंने यहाँ पे क्या दर्शाया है? उदासीनता दर्शाया है श्रम के प्रति। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित नहीं की गई? इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ए फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। इनकी तो द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है ना, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है। जी सर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा कार्ल मार्क्स का रचित नहीं है? अगेन आ गया। सर स्टेट एंड रिवोल्यूशन। सी हो जाएगा। सही, सी ऑप्शन सही होगा। थर्ड, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है बताना है। दुर्खिम भी है ऑप्शन में, बताइए। 89 कौन सा? सर ए। में सामाजिक तथ्यों के सार्वभौमिक होता है, ये सत्य है। आत्महत्या का व्यक्तिगत घटना बताइए, भी सही है। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के वैज्ञानिक रूप में प्रतिनिष्ठ करने का श्रेय दुर्खिम को प्राप्त है, ये भी सही है। सही जवाब तो सभी है ना, उपयुक्त सभी। तो 89 का क्या होना चाहिए? डी। डी। ए। अब देखिए यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है ना, और बताना, बताइए कौन कौन से सही सम्मिलित हुए हैं। देखिए विशेषता, अगर हम बात करते हैं आंतरिक, तो वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का सहायक होता है आंतरिक। ठीक है। सार्वभौमिकता, चेतन अवस्था का प्रभावी होना। वस्तुनिष्ठता, तथ्यों का अध्ययन। 1 2 3 हो जाए। 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 90 का डी। डी। चलिए बताइए यहाँ पे सही जवाब। वर्ग की उत्पत्ति आर्थिक आधार पर हुआ है, सही बात है, परंतु वह अपना राजनैतिक संगठन बनाकर अपनी पहचान स्थापित करता है, बात सही है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति का जन्म देता है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। मार्क्स ने समाज के विकास के लिए मैक्स वेबर के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था, ये भी बात सत्य है। सही है सर। हीगल। जवाब क्या होना चाहिए? सर द्वंद्वात्मक हीगल की थी ना, मैक्स वेबर की। विचार सही होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास के लिए मैक्स वेबर का द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। मार्क्स ने समाज के विकास के लिए मैक्स वेबर के, नहीं मैक्स वेबर के नहीं, हीगल की है ना, हीगल की थी ना सर। हाँ हीगल। लेकिन सर द्वंद्वात्मक मैक्स वेबर ने भी तो दिए हैं। नहीं तो वो बेसिकली कार्ल मार्क्स के लिए, कार्ल मार्क्स से लिया था। ओके ओके सर। हाँ वो कार्ल मार्क्स से लिया था वेबर ने, है ना। तो यहाँ तो मार्क्स ने कह दिया कि समाज के कार्ल मार्क्स। हाँ सर, इन्होंने हीगल से लिए थे। इन्होंने हीगल से लिया है, ये गलत है आपका, ये हीगल से, ये गलत है। ऊपर का दोनों सही है, दोनों तो सही है। जी सर। सही जाएगा सीधा। निम्न कथनों पर विचार करिए जरा। मार्क्स ने इतिहास को भौतिकवादी व्याख्या दी है, यस या नो? जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा फिर ये सही बात है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है, यद्यपि वह ऐसा स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों के द्वारा नहीं करता है। देखो ये भी बात सही है, मार्क्स ने अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है, यद्यपि वह ऐसा स्वयं की चुनी हुई परिस्थितियों के द्वारा नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस या स्टेटमेंट भी सही है। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दिया है, ये भी बात सही है। जी सर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। किताब आ गई है, आपको सम्मिलित करना है। 93 नंबर का क्वेश्चन है। कहा कि सम्मिलित कौन सा नहीं हुआ है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये सही हुआ है 1893 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ जो है रिलीजन्स लाइफ, ये 1912 लिखा होता है ना। यस सर, 1912 है। हाँ 1912 है। सोशोलॉजी एंड फिलोसफी की बात करते हैं
है ना, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी की बात करते हैं। ये देखिए, दुर्खिम के स्टेटमेंट के आधार पर ये किसका कॉन्सेप्ट है बताइए? दुर्खिम का ही है, बोलिए। सोशोलॉजी और फिलोसफी। सर दुर्खिम हाँ, तो 1924 है, सही है। और एजुकेशन मोरल 1925 सही है। 1925 बता रहे भाई, ये भी सही है ना। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ 1912 है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा यही था कि कौन सा नहीं है सम्मिलित, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। मार्क्स के अनुसार कहा गया कि मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास होता है। बताइए 94 नंबर का सवाल। आप इस स्टेटमेंट को सही करिए। मार्क्स के अनुसार कहते हैं, अगर हम लाभ के लिए उत्पादन पूंजीवादी पद्धति के आधारभूत विशेषता है, ये भी स्टेटमेंट है। जी सर। मार्क्स ने इस्माइल दुर्खिम से कल्पनामूलक समाजवादी की संज्ञा दी थी। नहीं, देखो नहीं, गलत है। कल्पनामूलक समाजवादी में अलग अलग नाम बेसिकली देखने को मिले हैं। जी सर। सेंट साइमन वगैरह का, फोरियर वगैरह का नाम मिलता है, यहाँ पे उनका नाम नहीं आता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन आपका जाएगा केवल सी वाला, पहला और दूसरा। अगेन देखिए, यहाँ पर कुछ किताबें रिलेट कराएंगी कार्ल मार्क्स से, है ना। सुसाइड का आपको करना क्या है इस सवाल में? आपको जो है सम्मिलित करना है ना। और 97 और यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुसाइड कब आया था, तो आप 1857 बताओगे। और द होली फैमिली की बात करूँगा तो आप 1844 बताओगे। कल हमने लास्ट में बताया था ये किताब। कैपिटल वैल्यू की बात अगर हम लोग करेंगे तो 67 आएगा। अगर 67 में है तो ठीक है, नहीं है तो 84 या तो 85 देखिए, अगर है तो ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आप 94 देखिए। किसी ऑप्शन में कुछ है? किसी में नहीं मैच हो रहा है। 75 दे दिए सर। अच्छा, द सिटी 1922 कर लीजिए। यहाँ गलत कर दिया ये, है ना। जी सर, 67 सही था सर। 67 आपका सही है। हाँ, ये गलत आ गया। तो मैच तो होगा ही नहीं किसी ऑप्शन को। कोई मैच कर रहा है ये 67? कोई मैच हो रहा है ऑप्शन? बता दीजिए एक बार। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी तो आप यहाँ से जान ही रहे हैं। सर ऑप्शन ए हो रहा है, बट उसमें वो ये हो गया 1867 में। पहले का तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद ये एक हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है। एक की जगह पे आप यहाँ पे लिख लीजिए 1867, बाकी ये ठीक है। चलिए, इसको रखिएगा आप लोग स्टार बना के, ठीक है। बाकी तो आपको पता है। मार्क्स ने पूंजीवाद और साम्यवादी समाज के बीच में एक पक्ष का दूसरे में परिवर्तित होने का क्रांतिकारी काल रहता है ना। 96 क्रांतिकाल काल रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। सत्य है सर। मार्क्स के अनुसार जब राज्य वास्तव में संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व बन जाएगा तो वर्ग भेद ना रहेंगे, तो राज्य अनावश्यक हो जाएगा। ये भी सही है। जी सर। अनुसार भौतिक द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता यात्रा पर अग्रसर था। उसके विभिन्न रूप में उसकी यात्रा का विभिन्न पड़ाव भी था। तीनों सही है। आप डी को लगाइए, ठीक है। अगेन आपको सम्मिलित करना है 97 में। सुसाइड अभी भी आप लोगों ने बताया है। एजुकेशनल मोरल 1925, ये सोशलिज्म 1928, ये सभी सही हैं। सामने सामने सभी सही है ना। जी सर। डी सही होगा। 98 बताइए। विचार करने वाला सवाल है। मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में साम्यवादी दर्शन और क्रांति का प्रक्रिया का मूलाधार है। सही है जी सर। में ये वाला स्टेटमेंट आपका सही आएगा। और फिर उसके बाद मार्क्स जर्मन दार्शनिक हैं, ये भी सही होगा, जो है फ्यूबरबेक से प्रभावित भी थे, ये भी ईगल से भी। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का उल्लेख द ग्रोथ गामा में किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस किताब में नहीं किया है, गलत जवाब आ गया है। जी सर, इसमें नहीं दिया है। इसमें नहीं दिया। तो फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दास कैपिटल में मिलता है। किसमें मिलता है? दास कैपिटल में मिलता है। ये गलत हो गया। पहला दूसरा सही जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा विकल्प। 99
असत्य कथन को ढूंढना है, गलत कौन सा है उसे हमें पहचानना है, गलत स्टेटमेंट को जरा पहचानिए। कहता है कि वेबर ने समाजशास्त्री सिद्धांत में आदर्श विधि का मानसिक अवधारणा दिया है, तो सही है, ये सही है, बताइए। जी सर सही है। यस सर। व्यक्ति के धार्मिक विश्वास और व्यक्ति के सदस्यों के साथ संवेगों की संवेदनाओं पर आधारित है, ये गलत है, ये हमने पहचान लिया, यह असत्य है। ठीक है, धार्मिक विश्वास और परिवार के सदस्यों के साथ संवेग और संवेदनाओं पर आधारित बात है वेबर का। किसकी बात है? वेबर का। तो वेबर का अगर परंपरागत क्रिया पढ़ोगे, परंपरागत। हाँ, तो वहाँ आपको मिलेगा संयुक्त, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के सदस्य कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़ने के कारण इसी प्रकार वो सामाजिक परंपराएं हो जाती जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करता है, वहाँ सही हो जाता है। फिर कहता है वेबर समाजशास्त्री के साथ केवल राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में योगदान देता है, केवल लिख दिया, गलत है, ये गलत है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका टोटली गलत बन जाता है, क्योंकि दार्शनिक के साथ साथ राजनीतिक अर्थशास्त्री हैं, प्रासंगिक प्रशासनिक चिंतक हैं विख्यात मैक्स वेबर, है ना। और सही जवाब बेसिकली यहाँ पे 2-3 लगाइए, 2-3 कहाँ पर है? सी वाले ऑप्शन में, ये आपका सही है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर का, असत्य नहीं है मतलब सत्य है, ढूंढिए 100 में। वेबर ने समाजशास्त्र में रचनात्मक अवबोधन की बात किया है, सही बात है। समाजशास्त्र में धर्म और आर्थिक सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाया है, सही बात है। सही है, धार्मिक और आर्थिक घटनाओं को एक दूसरे पर निर्भर बताया है, ये भी सही है। सही है, असत्य नहीं है, तो उपर्युक्त सत्य डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के संबंध में हम लोगों ने कल हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे सिलेबस, ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे अब, इसके नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट वगैरह लगता है, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जुलाई 2018 में पेपर में पूछा गया सवाल है, ये भी नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस तरीके क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया सवाल है ना। और आप देखिए यहाँ पे नवंबर में 2017 का पेपर में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जून 2015 के पेपर में ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो अगर कोई कहीं प्रश्न पर दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है उसको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ये उसकी, ठीक है। और बाकी कल हम लोग बढ़ेंगे एमपी सेट के यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट पर। सर मैं एक बात बोलना चाह रही थी। हेलो, बोलो। सर मैं बोल रही थी कि अभी क्वेश्चन पेपर पे काम नहीं कर सकते क्या प्रीवियस वाले पे, क्योंकि एग्जाम नियर है और थोड़ा से सर इसमें ना ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ करवाते हैं। तो सर वो तो उनको एमपी सेट वालों को भी यूजफुल होगा। दोनों करा रहे हैं इसमें, ऐसा तो है कि नहीं। अभी तो हमने लास्ट टाइम में तो वो भी किया था, ऐसा नहीं कि मैंने केवल यही करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा रहा हूँ ना सर। पर सर अभी टोटल 15 दिन ही रह गए ना सर। अरे सुनीता, 15 दिन तो दोनों चीज़ें करा रहा हूँ, ऐसा तो है कि नहीं केवल प्रैक्टिस ही करवाऊँ आपकी? बताओ तो करा देता हूँ स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रैक्टिस मुझे लग रहा है ज्यादा यूजफुल होगी सर अभी। चलो ठीक है, ऐसा है, सुनिए फिर आप लोग क्वेश्चन करवा दीजिए। कोई बात नहीं, अभी आप लोग जो है प्रैक्टिस ही कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल से मैं आप लोगों की जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है जी सर। हाँ, कोई बात नहीं। 15 दिन आप लोगों की क्लास प्रैक्टिस की ही चलेगी, याद जी रखिएगा। सर, उससे सर एक्सप्लेन करते हैं तो जो कुछ अगर नहीं समझा है वो समझ में आ जाता है सर। चलो कोई बात नहीं, आपकी 3 तारीख तक की जो है प्रैक्टिस चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग की जो क्लासेस चलेगी वो एमपी सेट की क्लासेस हो जाएगी, टोटली डिपेंड, ठीक है। एमपी पीएससी की क्लासेस फिर वहाँ से बंद हो जाएगी 3 तारीख के बाद से, ठीक है जी सर। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं डीएसएसबी के लिए, तो डीएसएसबी बच्चे भी एमपी सेट जो एमपी पीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और एमपी सेट के जो बच्चे हैं वो लोग सुन ले। प्रैक्टिस में आप लोगों को वो लिंक मिलेगा, और सोशल वर्क की जो थ्योरी है वो शाम की क्लास चलेगी, वहाँ डीएसएसबी की क्लासेस और यूजीसी नेट की क्लासेस रहेगी, वो क्लासेस ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है वो। और आज मैंने पीडीएफ अलग से बनाई है, उसमें लगभग 15
जो है थ्योरी सोशल वर्क का मेंशन कर दिया है। आप आसानी से वहाँ पे मिलेगा नाम, उसका उद्देश्य क्या है और वह इस्टेब्लिश कब हुई है। ठीक है, तो आज शाम को स्टार्ट कर रहे हैं उस क्लास को भी। तो DSSB और UGC नेट, और बाकी आपकी कल से प्रैक्टिस है MP सेट और MP PSC और DSSB के बच्चों के लिए, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है।